ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट नहीं है कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है। हमारा नेशनल मीडिया जो आवाम को दिखा रहा है वो भी गलत है। बड़े अफसोस की बात यह है, ये प्रोजेक्ट आवाम के खिलाफ था, ये लाहौर के 1 करोड़ लोगों के खिलाफ था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज मेरे साथ हैं हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पोंडेंट जनाब सदीक साजिद साहब। फिर लाहौर में हमारे साथ हैं हमारे लीगल कॉरेस्पोंडेंट जो कानूनी अमूर को देखते हैं, हाई कोर्ट को देखते हैं, जनाब मियां दाऊद। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में फराज बिलाल सिद्दीकी, ये मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं रेस्क्यू 1122 हरीपुर के, क्योंकि वहाँ पर आज एक वाक़या हुआ और एक कश्ती जो है वो उलट गई जिसमें 33 बच्चे थे, 4 असातिज़ा थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चे भी महफूज रहे। एक टीचर के जाँ बाग होने की इतलात हैं, लेकिन इतने लोग गिरे और रेस्क्यू का अमला इतनी तेज़ी से वहाँ पर पहुँचा और उन बच्चों को सबको रेस्क्यू किया। ये बहुत बड़ी ख़बर है पाकिस्तान में। हम अमूमी तौर पर नेगेटिव ख़बरों पर बात करते हैं, लेकिन जहाँ पर हमारे इदारे कुछ काम करते हैं और मामलात को ख़तरनाक होने से बचाते हैं, तो वो भी आवाम का राइट है कि उनको मिले, पता चले, ताकि जो सिस्टम है उस पर कॉन्फिडेंस लोगों का बहाल हो। अगरचे इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी अनॉमलीज़ हैं, तो वो उनसे हम इस मौजू पर बात करेंगे कि ये कैसे हुआ, इतनी तेज़ी से लोग रेस्क्यू के वहाँ पर पहुँचे और इन बच्चों को भी निकाला। बाकी जो दूसरी स्टोरीज़ हैं उनमें से मैं एक तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है जिस पर पूरा मीडिया एक वावेला कर रहा है कि करप्शन बढ़ गई है पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर अपोजिशन इस पर बहुत गुफ्तगू कर रही है। दूसरी खबर जो है वो जो रावी अर्बन डेवलपमेंट है, प्रोग्राम जो था लाहौर का, जो दरिया रावी के फ्रंट पर जो डेवलपमेंट इमरान खान साहब ने करने की कोशिश की और उनका ये एक बहुत बड़ा एक ड्रीम, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए, अक्सर वो इस बात का जिक्र करते रहे, उसको लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया, गैर कानूनी करार दे के जो पूरा रिवर रावी अर्बन जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने उस ऑर्डिनेंस को कालादम करार दे दिया। ये सब कैसे हुआ और अब आगे क्या होगा, इसके मकसद इसका क्या है, मैसेज इसका क्या है, ये मियां दाऊद से हम पूछेंगे, इस हवाले से बात करेंगे। शहजाद अकबर साहब रुखसत हो गए और क्यों गए, बड़ी इस पर बात हो रही है। कल भी हमने थोड़ा सा जिक्र किया था। काबीना में और भी तब्दीलियों की बात हो रही है। पीडीएम का आज इजलास था, सरबराही इजलास, उसमें उन्होंने कहा कि 23 मार्च को हम तब्दील नहीं करेंगे, एहतजाज होगा और उसी दिन हम जाएंगे। और वहाँ पर क्या हुआ, किस तरह के वहाँ पर मामलात हैं, ये इन तमाम इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा टाइम लूँगा आपका। ये जो ट्रांसपेरेंसी के हवाले से जो बात है, हमेशा फेक न्यूज़ की बात होती रही है, हमेशा प्रोपेगेंडे की बात होती रही है, परसेप्शंस क्रिएट करने की बात होती रही है और उसमें हुकूमती मीडिया टीम, इसमें कोई शक नहीं कि कमज़ोर है। लेकिन सिर्फ़ एक इमरान खान की लोग बात पर यकीन करते हैं किसी हद तक। बाकी जो उनकी मीडिया टीम जिन मामलात में उलझी रहती है, अपोजिशन के साथ जिस गाली गलोच का मुकाबला उनका रहता है, हुकूमत क्या कर रही है, इस हवाले से लोगों को बहुत कम मालूम होता है। अब मैं आपको मुख्तलिफ चैनल्स ने आज इसको जिस तरह रिपोर्ट किया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को, एक मोन्टाज है जिसमें मुख्तलिफ चैनल्स की हेडलाइंस मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। पहले आप ये देखें कि रिपोर्ट क्या हुआ, फिर आपको बताऊँगा कि असल खबर क्या थी। आइए ज़रा वो मोन्टाज देखें। ये खबर जब आप सुनते हैं और ये मुख्तलिफ चैनल्स पर हर घंटे के बाद ये हेडलाइन चल रही है कि पाकिस्तान में करप्शन में इजाफ़ा हो गया, पाकिस्तान में जो करप्शन के हवाले से जो उसकी रेटिंग है उसमें तनज़्ज़ुली हो गई, तो क्या वाकई ये ख़बर सही है? पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है? हरगिज़ नहीं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट नहीं है कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये बनाई कैसे गई और ये कह क्या रही है। ज़रा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अगर आप इसका देख लें, उसके ऊपर लिखा हुआ है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स,
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कि दुनिया क्या सोच रही है, पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है या कम हुई है। ये बर्लिन में जर्मनी में बैठे 8 इदारों ने, हमें नहीं मालूम कि किन लोगों से राब्ता किया, किन लोगों के परसेप्शन को जाना। वो कह रहे हैं कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन नहीं, यानी ये तासुर है कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है, तासुर है। 8 वो इदारे जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, जो बर्लिन में बेस्ड हैं, हत्ता कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पाकिस्तान में रिपोर्ट है, जो उनकी जो पाकिस्तान में जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी इस बात का पता नहीं है कि उन्होंने ये इंफॉर्मेशन कहाँ से हासिल की। मैं ये आपको ये दिखा रहा हूँ, ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है। यानी कुछ लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है। वो कौन लोग हैं, क्यों वो ये समझते हैं, इसके बारे में कुछ पता नहीं। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पाकिस्तान में जो शाख है, उनका जो पूरा यहाँ पर पैराफिनिलिया है, वो ये कहती है कि हमें नहीं मालूम कि उनकी ये फाइंडिंग क्यों है, कहाँ से आई हैं, कहाँ से उन्होंने परसेप्शन को देखा। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है, इमरान खान पर अटैक। क्योंकि यहाँ पर ये बात हमें नज़र आती है कि क्योंकि इस माफिया को चैलेंज इमरान खान ने किया है करप्शन के ख़िलाफ़। ये ठीक है कि वो नताइज हासिल नहीं कर सके, ये ठीक है शहजाद अकबर साहब एक फेलियर साबित हुए हैं, ये बात भी दुरुस्त है, कन्विक्शंस नहीं हो सकी। लेकिन किसी ने अगर माफिया को ललकारा, हम सब जानते हैं, किसी ने अगर आवाज़ उठाई और जिस पर अभी तक ज़ाती तौर पर 4 साल वजारत उज़्मा रहने के बाद भी कोई करप्शन के चार्जेस नहीं हैं, तो चाहे उनके मुखालिफ भी हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान पर ये चार्जेस नहीं हैं। क्या खबर चल रही है, करप्शन में इजाफा हो गया। ये नहीं बता रहा कोई बंदा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि यूरोप की 8 तंजीमों को ये तासुर बढ़ गया है, ये तासुर आ गया है कि पाकिस्तान में करप्शन ज़्यादा हो गई है। ये तासुर किसने दिया, ये तासुर कौन बाहर पैसे लगा रहा है मीडिया में, कौन बैठा हुआ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन अफसोस आज पूरा मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हो गया और टॉन्ट गवर्नमेंट को की जा रही है। मैं वो मॉन्टेज चाहता हूँ दोबारा सुने। ये वो पाकिस्तान के चैनल हैं जो पाकिस्तान ये दावा करते हैं कि वो लीड चैनल है और वो सही हैं, वो सही हैं, चैनल बड़े चैनल हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में ये कह रही है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 8 ऐसी तंजीमों को लेके जिनके बारे में नहीं पता वो कौन है, और ट्रांसपेरेंसी की जो पाकिस्तान में जो तंजीम है वो ये नहीं कह रही। सुनिए क्या क्या कह रहे हैं। अब ये किसी जो हुकूमती मीडिया टीम है, उनके किसी रुकन को, उनके किसी जीनियस को ये ख्याल नहीं आया कि वो ये देख ले ये है क्या और इसको वो पढ़ ले। अच्छा, क्योंकि मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्टिवली, मेरा मकसद किसी को सपोर्ट या रिपोर्ट करना या इस सारी चीज़ से बचाना नहीं है। आज अपोजिशन जो है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, उनके जो अरकान हैं, चाहे वो सेनेट में है, कौमी असम्बली में है, वो सब हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को लहराते हैं हवा में और कहते हैं कि करप्शन बढ़ गई है। ये नहीं कहते कि ये परसेप्शन की बात है जो मैंने कही, लेकिन जो बात मैं आधा सच जो है वो इस कौम के लिए बहुत गलत है। इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे वो भी यही करते थे। मैं आपको पुराना जिस वक्त वो अपोजिशन में थे खान साहब का उनका शॉर्ट सुनवा देता हूँ। खास चीज़ देखने वाली है कि तकरीबन, देखिए मैं जर्नलिस्ट हूँ और हमारा काम है कि आईना हमारे हाथ में है और हम सबको वो दिखाते हैं, उसमें उनको अपनी शक्लें नज़र आती हैं जिस पर वो हम पे गुस्सा करते हैं। मैं सिर्फ ये एक बावर करने की यहाँ पर हमारे जो 22 करोड़ लोग हैं उनको ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फ़ेक न्यूज़ का दौर है। हमारे सियासतदान, हमारे कायदीन भी झूठ बोलते हैं, और ये जो तंजीमें हैं पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, बर्लिन में ये तंजीम है, 8 मुख्तलिफ़ तंजीमों से इन्होंने इंफॉर्मेशन कौन सी हासिल की है, कैसी इंफॉर्मेशन हासिल की है, और कह वो रहे हैं कि जी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी करप्शन एक्चुअली करप्शन नहीं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, और हम उसके पीछे लग गए हैं। उसको हम बुनियाद बनाकर एक दूसरे पर तनकीद करते हैं। कल जो इमरान खान तनकीद कर रहे थे वो भी गलत थी, और आज अपोजिशन जो बात कर रही है
आज जो अपोजिशन की जमातें जो बात कर रही हैं ये भी गलत है, और हमारा नेशनल मीडिया जो आवाम को दिखा रहा है वो भी गलत है। बड़े अफसोस की बात यह है कि कम से कम मीडिया को चाहिए कि वो दुरुस्त चीज़ें दिखाए, लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि कोई भी सच्ची बात करने के लिए तैयार नहीं। और इसका जो विक्टिम है वो कौन है? वो पाकिस्तान की आवाम है। अरबों रुपए के इश्तिहार, अरबों रुपए का बिजनेस ये सारे मीडिया आउटलेट्स करते हैं, लेकिन एक इतनी अहम चीज़ पर किस कदर दिल टूटता है पाकिस्तानियों का जब वो ये सोचते हैं, जब वो ये देखते हैं कि करप्शन में हम इंडेक्स में नीचे जा रहे हैं, हम मज़ीद करप्ट होते जा रहे हैं। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मीडिया है। इस हुकूमत पर, इस रियासत पर अवाम का एतमाद तोड़ने की ये जो साजिश है जो बर्लिन में हुई, किस तरह हमारा मीडिया उसमें ऐसा रोल अदा कर रहा है। मैं शक नहीं कर रहा किसी पर, मैं कौन हूँ किसी को हुब्बुल वतनी या गद्दारी का सर्टिफिकेट देने का? मेरी क्या औकात है? आई एम जस्ट नो बॉडी, बट मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ। मुझे इस रियासत और इस हुकूमत पर मुझे एतमाद है। ये जो मुल्क क्रिएट किया गया इसका कोई मकसद था। आज पूरा मगरब, आज पूरा मीडिया, आज पूरी जो तंजीमें सारी की सारी, उनको पाकिस्तान की ISI से नफरत है, पाकिस्तान की फ़ौज को बुरा जानती है, क्योंकि वो पाकिस्तान की बात करती हैं, उन पर निशाना बनाते हैं। इस रियासत और इस हुकूमत पर आवाम का एतमाद तोड़ने की ये कोशिश है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये भी कहना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ हैं खराबियाँ, इसमें कोई शक नहीं, बहुत खराबियाँ हैं, कहाँ खराबियाँ नहीं हैं, लेकिन हम इन खराबियों को दूर कर सकते हैं मिलकर, ना कि अपने सियासी एजेंडे को हासिल करने के लिए ऐसी रिपोर्ट्स का हम सहारा लें। वेरी बैड एंड वेरी सैड। अगली स्टोरी की तरफ मैं मूव करता हूँ। मियाँ दाऊद हमारे साथ हैं। मियाँ दाऊद, रिवर रावी जो डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट था उसको हाई कोर्ट ने आज बिल्कुल वो कर दिया, अंडू कर दिया, कलअदम करार दे दिया। और मैं आपके कमेंट लेने से पहले मैं चाहता हूं कि एक इमरान खान साहब का मैं शॉट आपको सुना दूं। उनके दिल के नज़दीक था ये प्रोजेक्ट और बड़ी मेहनत उन्होंने की है वहाँ पर, पता नहीं कितनी मीटिंग्स उन्होंने की हैं। और जो एक मंसूबा था जो उस शहर में पानी लाने का, रिवर फ्रंट बनाने का, दुबई की तर्ज पर जदीद बनाने का, और जो बढ़ती हुई आबादी है उसको रेजिडेंस देने का, ताकि एक जो वर्टिकल जो डेवलपमेंट है वो हो सके। आइए पहले ज़रा इमरान खान साहब की बात सुन लें, फिर मैं मियाँ दाऊद से जानना चाहूँगा कि हुआ क्या। जी, ये 3 हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल बेंच था। जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस वकार शेख और जस्टिस शिराज ज़का। उन्होंने ये फ़ैसला महफूज किया था ओपन कोर्ट में, इसको सुना दिया और अब ये प्रोजेक्ट कलअदम हो गया। हुकूमत शायद सुप्रीम कोर्ट में जाएगी या क्या करेगी। मियाँ दाऊद वज़ीर आज़म के तो दिल के बहुत ये नज़दीक था और वो इसको तरक्की की एक बहुत बड़ा तरक्की के लिए प्रोजेक्ट करार दे रहे थे। हुआ क्या? बहुत शुक्रिया समीर साहब। मैं आगे चलने से पहले एक करेक्शन कर दूं, ये 3 रुकनी बेंच नहीं था, ये सिर्फ मिस्टर जस्टिस शाहिद करीम साहब पर मुश्तमिल सिंगल बेंच था। माय अपॉलॉजी, थैंक यू कि आपने क्लियर कर दिया, थैंक यू वेरी मच। साहब जो हैं वो, हाँ जी, वो वकील हैं, वकार शेख साहब जो हैं वो लीड कर रहे थे इस पूरे केस को बतौर वकील। ठीक, बेसिकली जिस बात की आपने निशानदेही की और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो आपने कमेंट सुनवाया कि ये उनके बड़ा प्रोजेक्ट था और इससे बड़ी बहुत तरक्की होनी थी, ये बिल्कुल एक झूठ पर मबनी एक बयानिया था, एक प्रोजेक्ट था जो वज़ीर आज़म इमरान खान को दिया गया, उन्होंने वो बोल दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ना हकीकत पता थी, ना ही उन्होंने जानने की कोशिश की, बल्कि जो ब्यूरोक्रेसी ने और लैंड माफिया ने, लैंड डेवलपर्स ने आगे करके उनको बताया था उसके मुताबिक उन्होंने बोल दिया। ना उनका इस बात से कोई लेना कि दरख्त लगेंगे, पानी सीवरेज बेहतर होगा, लाहौर की डेवलपमेंट बेहतर होगी, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। मियाँ दाऊद, आपने यहाँ पर एक सेकंड, ये बड़ा ज़रूरी है, आपने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी है। आपने कहा कि झूठ बताया गया, यानी पूरी उसमें रिपोर्ट्स होंगी, सब कुछ होगा। ये झूठ कैसे हो सकता है? ये सब गैर कानूनी तो हो सकता है, झूठ कैसे हो सकता है? नहीं, मैं आपको मुझे समअप कर लेने दें, मुझे समअप कर लेने दें, उसके बाद बिल्कुल मैं अपना केस जो है वैसे अपने आप को प्रैक्टिस डाल रहा हूँ कि 2 से 5 मिनट में अपना केस मुकम्मल कर दूँ। जी। इस केस के अंदर बड़ी तफसीली हेयरिंग्स हुई हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स की सारी रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि इस रावी रिवर प्रोजेक्ट की वजह से पूरे लाहौर और उसके इर्द गिर्द के शहरों के ऊपर खुराक का क्या बहरान पड़ेगा, माहौलियात का क्या बहरान पड़ेगा, आबादी का क्या बहरान पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का क्या बहरान पड़ेगा, दरख्त कितने करोड़ काटे जाएंगे, कितने करोड़ बचेंगे,
और ये जो एक तासुर दिया जा रहा था हुकूमती वुज़रा की तरफ से और इस रूडा अथॉरिटी के कुछ लोगों की तरफ से कि इस प्रोजेक्ट की वजह से कोई तरक्की होगी, ये बात ड्यूरिंग हेयरिंग रिकॉर्ड से इस्टेब्लिश हो गई कि ये प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए नहीं बनाया जा रहा था, बल्कि 4 से 5 लैंड डेवलपर्स जो हैं वो उसके बैक के ऊपर थे और उनको फायदा देने के लिए बनाया जा रहा था। यहाँ पर एक सेकंड रुकिए, जरा रुकिए एक सेकंड मियां दाऊद रुकिए। देखिए, जहाँ पर भी डेवलपमेंट होती है कोई डेवलपर करता है आके और वो उससे पैसे बनाता है, लेकिन ये कहना कि ये सिर्फ 4-5 डेवलपर्स के बेनिफिट के लिए था, ये कैसे सही है? इसलिए कि उसमें हज़ारों लोगों ने रहना था, वहाँ पर जो उन्होंने जो डेवलपमेंट करनी थी वो लोगों के लिए थी, उनके अपने लिए तो नहीं थी। तो फिर ये कहना कि 4-5 उसके बेनिफिशरी थे, बाकी जिन्होंने रहना था क्या वो उसके इफेक्टिव थे? देखिए, अगर हुकूमत ने लोगों को घर बसाने थे तो उसके लिए हुकूमत के पहले जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं या पहले से जो चल रहे हैं, जो अदालत में बात हुई, मिसाल के तौर पे लाहौर के अंदर LDA एवेन्यू 1 LDA का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, LDA की और हाउसिंग स्कीम है और बाकी भी बहुत सारी हाउसिंग स्कीम्स हैं, वो अभी 20-25 साल तक शहर की आबादी का जो ज़रूरत है वो पूरी करती थी। इस प्रोजेक्ट को बनाने का मकसद क्या था? शहरों में सीवरेज नहीं है, शहरों में सिस्टम नहीं है। मियां दाऊद, शहरों में ना सीवरेज सिस्टम है, ना वहाँ पर पीने का पानी है, पाइप्स नीचे से मिली हुई हैं, गंदे पानी वाली और साफ पानी वाली। लोग हेपेटाइटिस C का शिकार हो रहे हैं। पिछले 70 साल में किसी ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया। अगर वहाँ पर रावी रिवर पर अगर डेवलपमेंट के लिए एक साफ सुथरा प्रोजेक्ट जिसमें हुकूमत जो है वो प्राइवेट पार्टीज़ को फैसिलिटेट कर रही है, तो खुदा के लिए इसको ये कैसे आप पुराने निज़ाम को उसकी खामियों को बुनियाद बनाकर इसको प्रोजेक्ट को आप रोक सकते हैं और ये आप कहते हैं कि ये 4-5 आदमियों की बेनिफिट के लिए था? ये कोर्ट में बात आई, ये कोर्ट में रिकॉर्ड आया। नहीं, वो कोर्ट ये जब रूडा अथॉरिटी की तरफ जी दुरुस्त है, कोर्ट का हम जो हम एहतराम करते हैं हम, लेकिन मेरा सवाल है आपसे, हुकूमत ने कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, हुकूमत ने कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो वो जो पाकिस्तान का मौजूदा आइन है उसके मुताबिक रह के चलना है। जो कानून साजी करनी है उसके मुताबिक रह के करनी है, उसके नीचे रह के करनी है। अगर हुकूमत चाहती है अपनी मर्जी से कोई कानून साजी करने की तो पहले वो आइन को खत्म कर दे, फिर अपनी मर्जी कर ले। देखिए, तो अच्छा, फिर एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड मियां, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट भले अच्छा था, लेकिन जिस अंदाज में उसको एग्जीक्यूट करने की पंजाब हुकूमत ने कोशिश की या जिन लोगों ने प्लानिंग बनाई, जो मौजूदा कवानीन हैं, उन्होंने उसमें कोई अनोमली छोड़ी, उसको नज़रअंदाज किया, जिसकी बुनियाद पर, टेक्निकल बुनियाद पर कोर्ट ने इसको नॉकआउट किया। लेकिन ये कहना कि ये विजन ठीक नहीं था, इससे लोगों को फ़ायदा नहीं होना था, ये तो फिर एक बिल्कुल डिफरेंट बात है ना मियां दाऊद। ये तो जो इमरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो विजन था वो तो लोगों की बेहतरी के लिए था, अगर एग्जीक्यूट ठीक नहीं हुआ तो उस प्रोजेक्ट का तो आप बुरा नहीं कह सकते। ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये प्रोजेक्ट ठीक था लेकिन एग्जीक्यूट ठीक नहीं हुआ। ये प्रोजेक्ट हमने मुकम्मल पूरी हेयरिंग्स अटेंड की हैं। ये प्रोजेक्ट अवाम के खिलाफ था, ये लाहौर के 1 करोड़ लोगों के खिलाफ था, ये लाहौर के जो हज़ारों किसान हैं जो इस एरिया के हैं उनके खिलाफ था, ये लाहौर की फूड सप्लाई के खिलाफ था, ये लाहौर के लोगों के उनकी आबो हवा के लिए खिलाफ था। आज इसका मतलब ये है कि जो माफिया अभी लाहौर में हर चीज को कंट्रोल करती है, उनको ये अंदेशा था कि उनके कारोबार में फर्क पड़ जाएगा, इसलिए इसको लाहौर के खिलाफ समझा गया। ये इसका तो फिर एक ये मतलब भी निकलता है। मैं चाहूंगा कि आप इस सवाल का जवाब दें, लेकिन क्योंकि यहां पर एक मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं तो फिर आपसे इस पर बात करते हैं। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मियां दाऊद हमारे साथ हैं, लाहौर से हमारे नुमाइंदे, और जो रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था उस पर बात कर रहे थे। जी मियां साहब, सवाल था मेरा आपसे। समी साहब, ये ना आपके सवाल का जवाब ये है कि ये रावी रिवर प्रोजेक्ट जो है वो 1,07,000 एकड़ पूरी जो अराजी है उस पर बनाया जा रहा था, जिसमें से 76,000 एकड़ ज़रखेज़ ज़रई ज़मीन, यानी कि आम ज़रई ज़मीन नहीं, ज़रखेज़ ज़रई ज़मीन
उस वो शामिल थी। और उसके अंदर 3217 एकड़ के ऊपर जो महकमा जंगलात ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई वो थी कि हमारा 3217 एकड़ के ऊपर जंगल कायम है। मेरा सवाल ये है कि जो 76,000 एकड़ यानी कि दूसरा लाहौर पर मुश्तमिल जो चीज़ बनाई जा रही थी, अगर आप वो ज़रखेज़ ज़रई ज़मीन ख़त्म कर देंगे तो उससे जो लाहौर की 1 करोड़ से ज़ायद आबादी को थ्रेट थी, दूध की थ्रेट थी, फलों की थ्रेट थी, सब्जियों की थ्रेट थी। और आपको पता होगा कि इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा इलायची के, लीची के, अमरूद के, सब्जियों के बागात हैं, वो सारी यहाँ से कल्टीवेटेड लैंड आती थी। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट था। और फिर इस प्रोजेक्ट के अंदर मियां दाऊद दुनिया में जहाँ जहाँ डेवलपमेंट हुई है, ज़रखेज़ ज़मीनों पर ही डेवलपमेंट हुई है। और वहाँ पर जब शहरों की आप वर्टिकल ग्रोथ करते हैं और उनको बेहतर ज़िंदगी की सहूलियात फ़राहम करते हैं, जहाँ पर पीने का पानी साफ़ है, जहाँ पर रहने की जगह साफ़ हैं, तो वो जो आप बीमारियों की मद में हेल्थ बिल को जो कट करते हैं, उससे जो अरबों करोड़ों खरबों का फ़ायदा होता है मुल्क को, ये आपको ये फ़ैसले करने पड़ते हैं। इधर माजी में शरीफों ने शुगर मिलें लगाकर वो जहाँ पर वो कपास होती थी वो सारा उसका सत्यानाश किया। फिर ये पावर प्लांट्स लगाया उन्होंने इन्वायरमेंट की रिपोर्ट के बगैर, उस ज़मीन के बीच में लगाए जो ज़रई ज़मीन थी, वो बहुत कुछ हुआ। लेकिन ये इसका तो बेनिफिट ये था कि इस शहर में जो इसकी रियल इस्टेट वैल्यू में जो इजाफा होना था, जिस तरीके से बैनुल अक़वामी तौर पर यहाँ पर बिजनेसेस को उसने अट्रैक्ट करना था, वो जो फ़ायदे हैं वो ये 76,000 आप लीची, अमरूद और इन चीज़ों में, और वो दूध, वो सब कुछ अवेलेबल था, अल्टरनेट उसका अवेलेबल मौजूद था। अलबत्ता जो आपकी एक बात है कि महकमा जंगलात की जो ज़मीन है, पाकिस्तान का कानून जो है जंगलात की जो ज़मीन है वो किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। तो मुझे ये लगता है कि वो जो एक कानूनी अनोमली है, शायद उसकी वजह से ये फ़ैसला आया हो। आप क्या कहते हैं? नहीं समी साहब, आपने जो बात निशानदेही की शरीफ फैमिली की शुगर मिलों की, वो बिल्कुल गलत लगी थी। जो उन्होंने पावर प्रोजेक्ट लगाए थे वो बिल्कुल गलत लगाए। आज साहिवाल के लोग जो हैं वो मसाइल का शिकार हैं। वहाँ पर ग्रीन लैंड जो है वो ख़त्म होती जा रही है। वहाँ पे लोगों को सांस की बीमारियाँ, स्किन की बीमारियाँ जो हैं वो पैदा हो रही हैं। आपको इस बात के ऊपर कन्विंस होना पड़ेगा। जो पहले बात आप कर रहे हैं कि दुनिया में तरक्की होती है और उसकी वजह से वर्टिकल लैंड की तरफ जाना पड़ता है। गुजारिश ये है कि आप पहले अपनी जो पॉपुलेशन की एवेल्यूएशन है वो कर लें। जिन ममालिक की आप निशानदेही कर रहे हैं वहाँ पर आज आप देखें कि हीट का जो शरह है वो क्या है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते गर्मियों के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर अब कराची में देख लें, हीट वेव चल रही है क्योंकि वहाँ पे आपने सारी इमारतें ही बना दी। जब आप लाहौर के इर्द गिर्द के सारे एरियाज़ को वहाँ पे बिल्डिंग्स ही खड़ी कर देंगे, वहाँ पे ज़रई ज़मीन ख़त्म कर देंगे, तो फिर लाहौर का हाल भी कराची जैसा हो जाएगा। नहीं तो मेरा सवाल है आपसे, मियां दाऊद, ये जो सारा मिडल ईस्ट है ये सहरा में है और वहाँ पर ये कंक्रीट की बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर ज़िंदगी इतनी आसान है। ये आप, मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि वो कराची जैसा कैसे हाल होगा। अगर माजी में प्लानर्स ने कुछ नहीं बनाया और इस सिस्टम को बर्बाद किया तो खान तो इसी चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। वो ये सिस्टम ही बनाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, भले एक दीवाने का ख्वाब है लेकिन वो दीवाना लगा हुआ है, कोई उसके साथ है या नहीं है। ये दुबई सहरा में अगर कंक्रीट में बिल्डिंग्स हैं और लोग वहाँ पे नौकरियों के लिए जाते हैं और ज़िंदगी आसानी से गुजारते हैं, तो लाहौर में कंक्रीट की बिल्डिंग से क्या ज़िंदगियाँ तल्ख हो जाएंगी? जी बिल्कुल वो तलख हो जाएगी ना। वो आपने दुरुस्त फरमाया कि वो दीवाने का ख्वाब है और वो लगा हुआ है। भाईजान, हमारी ये लाहौरियों की जो है ना वो हाथ जुड़े इस दीवाने के ख्वाब का की भेंट जो है वो हम लाहौरियों को ना चढ़ाएं। लेकिन आप मिडिल ईस्ट की मिसाल लाहौर, ठीक है, मैं समझ गया, आप ना दें। पाकिस्तान के अवाम जो है, पाकिस्तान के अवाम जो है वो मिडिल ईस्ट की तरह के नहीं है। पाकिस्तान के अवाम की जो डिमांड है, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उनकी। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मियां दाऊद मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने दीवाने का ख्वाब इसलिए नहीं कहा कि ये ख्वाब गलत है। मैंने दीवाने का ख्वाब इसलिए कहा है कि एक आदमी है जो कहता है कि मैं बनाऊंगा ये सब, मेरे साथ कोई रहे या ना रहे, मेरा पॉलिटिकल कोई अलाई रहे या ना रहे, मैंने ये सोचा है और मैं ये करूंगा। वो दीवानों की तरह अपने उस मिशन के पीछे है। हम भी बहुत सारी चीज़ों पर क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन साहब मैंने भी ये सोचा है कि मैं मियां दाऊद पाकिस्तान का वजीर आज़म बनूंगा,
मैं पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म करूँगा, मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा, मैं आइन की बालादस्ती करूँगा, मैं निज़ाम अदल के अंदर जो है वो इस्लाहत लेके आऊँगा, मैं मियाँ दाऊद बतौर वज़ीर आज़म जो है मैं भी ये ख्वाब देखता हूँ, मैं भी करूँगा। लेकिन तो आप क्या मेरे हवाले पूरा मुल्क कर देंगे? मियाँ दाऊद वो वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान के लोगों ने उन पर एतमाद किया, उनको वोट दिया, अल्लाह ने उनके सर पर ये ताज सजाया, ही इज़ वज़ीर आज़म, इसलिए वो अपने कामों का, अपने अमाल का वो अल्लाह को जवाबदेह होंगे बतौर हुक्मरान। इसलिए वो जो काम कर रहे हैं इससे कतई नज़र कि काम उसके नतीजे क्या निकलेंगे और वो करते जा रहे हैं। बहरहाल ये अदालती फैसला है, मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। अब एक आप हमारे साथ ही रहिए मियाँ साहब, लेकिन अब दूसरी स्टोरी, साजिद साहब हमारे पास हैं, वो जो सुरखैल हैं यहाँ के अपोजिशन के, जो अपनी करप्शन, अपनी किसी दौलत का हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हर बात पर वो हिसाब मांगते हैं। और मैं कल देख रहा था, मैं आज जिक्र ज़रूर करूँगा, मरियम औरंगज़ेब साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो अल्फाज वो इस्तेमाल करती हैं, जिस तरीके से वो गुफ्तगू करती हैं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के लिए, और साथ में फिर वज़ीर आज़म को ताने देती हैं कि आपने ये कहा, डराती हैं कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे। भाई आप डरा सकती हैं, कल अगर आपको हुकूमत मिलेगी तो आप ये कर भी सकती हैं, लेकिन अगर आप तहरीक इंसाफ पर ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि उनका लहजा और उनकी ज़बान ठीक नहीं, तो ज़रा अपनी ज़बान और अपने लहजे पर गौर कीजिए। क्या आपको ये ज़बान और ये लहजा ज़ेब देता है कि जिस अंदाज में आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मुखातिब कर रही हैं? बहरहाल आज PDM की मीटिंग थी, अंदर क्या हुआ सदीक साजिद साहब, खबरें बताएं। खबर तो उसमें समी साहब कोई भी नहीं है। वो 23 मार्च का लॉन्ग मार्च है, वो हुकूमत ने एक दरख्वास्त की थी कि इसको आगे पीछे कर रहे, वो उन्होंने कहा जी हमने 23 मार्च को ही करना है। मौलाना से सब सवाल किया गया जी उस दिन तो परेड है, तो उन्होंने कहा परेड सुबह है, हम जोर के बाद आएंगे, तो उन्होंने कहा जी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा ये पहले भी हमें नज़र आ रहा था पीपल्स पार्टी का उन्होंने कहा जी कि वो चूँकि उन्होंने हमसे मशावरत के बगैर किया है, वो अपना करें, हम अपना करेंगे, हमारे में शामिल होना चाहते तो मोस्ट वेलकम, हम उनके जो लॉन्ग मार्च उसमें नहीं जाएंगे। यानी एक तो ये तकसीम है। दूसरा मेन इशू था अदम एतमाद की तहरीक था, या 4 नुकाती इजलास का एजेंडा था, उसमें ये शामिल था, उसके ऊपर कोई इतफाक़ राय नहीं हुआ। एक अनजाना खौफ है अब भी कि ये पता नहीं कामयाब होगी या नहीं होगी। एक तरफ कहते हैं जी हमारा होमवर्क मुकम्मल है, या सादिक साहब भी कहते हैं, मरियम औरंगज़ेब साहबा भी कहते हैं कि तैयारियां मुकम्मल है। तो अगर तैयारियां मुकम्मल है तो आज 8 जमातें बैठी थी, उन तैयारियों को आगे बढ़ाने के हवाले से कोई लाहे अमल होता, वो इतफाक़ नहीं हो सका। फिर उन्होंने एक डर और खौफ का ये भी कहा, जो अंदरूनी कहानी है, उन्होंने कहा जी आपने देखा था चेयरमैन सेनेट के मामले पर हमारे साथ क्या हुआ, तो आप जब तक आपको यकीन ना हो कि वही वाली सूरत हाल पैदा नहीं होगी, तो उन्होंने कहा अच्छा चले टेस्ट कर लेते हैं। स्टेट बैंक का तरमीमी बिल सेनेट में पेश हो चुका है, उससे मंजूरी हासिल करनी, वहाँ पे अपोजिशन की अक्सरियत है। उन्होंने कहा जी हम रोक के, नून लीग ने कहा है कि भाई पीपल्स पार्टी और ANP को भी साथ मिलाएं और हम उनकी अगर मंजूरी रोक लें तो फिर उसके बाद हम अगले स्टेप उठाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो ये तरीके अदम एतमाद के हवाले से जो बड़ा एक ये कह ववेला कर रहे थे, उसके ऊपर ये बिल्कुल आज उसको अगले इजलास तक मुअत्तल कर दिया गया, यानी कि इस मामले को। हालांकि आज सुबह जब नवाज शरीफ की मुलाकात जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई मौलाना फजल रहमान से, उसमें इस चीज़ के ऊपर ये था कि ये ऑप्शन है और इस ऑप्शन को न सिर्फ ज़ेर गौर लिया जाए बल्कि आगे बढ़ाया जाए। फिर समी साहब एक बात की मौलाना फजल रहमान ने, उसने कहा कि भाई ये एक पता नहीं ओवर कॉन्फिडेंस है कि जिसके ऊपर वो बात कर गए। मौलाना साहब ने कहा कि जल्द ही तहरीक अदम एतमाद के मामले पर हम जो है वो सरप्राइज इस कौम को देंगे, वो इस तरह कि ये इत्तेहादी इस हुकूमत का साथ छोड़ देंगे, इसके ऊपर हम काम करें। और फिर उन्होंने कहा फिर तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी, फिर हम सदर मुमलकत से मुतालबा करेंगे कि इमरान खान को कहे कि वो एतमाद का वोट है, फिर उनको बंदे पूरे करने पड़ेंगे, तो हमें तो हमारी तो नौबत नहीं आएगी। मियाँ साहब बोले वाह वाह मौलाना साहब, इसका मतलब ये है कि गल चौधरी ते मुक्ति है। हाँ, चौधरी वो चौधरी ते मुक्ति है जी। तो चौधरी साहबान जो हैं, ये आपको लगता है कि नवाज शरीफ पर दोबारा एतमाद करेंगे, या शहबाज शरीफ पर दोबारा एतमाद करेंगे, या मौलाना फजलुर रहमान पर दोबारा एतमाद करेंगे, जो यहाँ से उनके कहने पर चले तो गए लेकिन हर जगह बात करके उन्होंने जो चौधरियों के बारे में जो गुफ्तगू की है? लगता है आपको? एक वन लाइनर में जवाब दें, फिर ब्रेक लेनी है। चौधरी वही करेंगे जो उनको कहा जाएगा बस। एक यहाँ पर नाजरीन एक वक्फा, और ये जो बात कही अपना सदीक साजिद साहब ने, उसके बाद तो फिर अपोजिशन के लिए मेरा यही जवाब है कि बस ना ही समझो। फिर एक छोटा सा वक्फा और वापस आते हैं तो अपने हीरो से भी बात करेंगे और थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी।
वेलकम बैक। सदीक साजिद हमारे साथ हैं, मियां दाऊद भी हमारे साथ हैं और अभी फराज बिलाल सदीकी साहब जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं रेस्क्यू 1122 हरीपुर के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया और वहाँ पर जो हादसा हुआ उसकी हम उनसे तफसीलात लेंगे, लेकिन सिर्फ 2 मिनट आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये बताइए सदीक साजिद साहब, फिर निकला क्या इस मीटिंग में कि 23 मार्च को जुलूस होगा, अदम इत्मीद के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ? कोई फैसला नहीं हुआ जी, बस 23 मार्च का फैसला हुआ कि उसके ऊपर हुकूमत की जो अपील थी वो रद्द कर दी गई। उन्होंने कहा वो दहशत गर्दी, ये वो सारी चीज़ें हमें पहले भी बताते रहे शेख साहब, तो वो हमें इस तरह के जो है वो ना दें। और एक चीज़ जो उन्होंने और कही है कि इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि इमरान खान का जो केस है फॉरेन फंडिंग वाला, उसके डे टू डे बुनियाद पर हियरिंग करें, इसको नाअहल करार दे और तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिया जाए, ये हमारा मुतालबा है। पीपल्स पार्टी के साथ अभी PDM हाथ नहीं मिला रही। कुछ नहीं, उन्होंने कहा जी वो अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे, और उन्होंने कहा जी हम अपोजिशन के साथ अपोजिशन नहीं करेंगे, वो उन्होंने करना है वो करें, हमारे साथ आना चाहते हैं 100 बिस्मिल्लाह आए, लेकिन हम अपना जो काम तो बेसिकली जो हुकूमत और उसके इत्तेहादी तो इंटैक्ट हैं, अभी तक वो तो एक हैं जी बिल्कुल, लेकिन जो अपोजिशन है वो डिवाइडेड, जो बिल्कुल डिवाइड। इसी वजह से तो अदम एतमाद के मामले के ऊपर एक दूसरे पे एतबार करने को तैयार नहीं हुआ। आज जो छोटी जमातें थी यही तो कह रही थी कि भाई आप बड़ी जमातें हैं, जो इशू होता है वो आप लोगों के दरमियान होता है, तो वो आप पहले डिसाइड कर लें कि ये इत्तेफाक राय हो जाएगा, तो उसके बाद करें। आप होमवर्क करने के ये बगैर जाएंगे तो उसी तरह आपको मार पड़ेगी जिस तरह चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ था, हम अक्सरियत के बावजूद हार गए थे। तो अब इन्होंने एक यही किया, एक टेस्ट की बुनियाद यही है कि ये जो तरमीमी बिल है स्टेट बैंक का, अक्सरियत है, सादा अक्सरियत से हुकूमत ने पास करवाना है, लेकिन इनके पास अक्सरियत अपोजिशन के पास है, अगर ये चाहें तो उसकी मंजूरी रोक सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी कि अपने बंदे पूरे करें, बस। ठीक है। अब हमारे साथ फराज बिलाल सदीकी साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे। वहाँ पर खान में एक वाक़या हुआ, कश्ती एक उल्टी, जिसमें स्टूडेंट्स भी थे, 33 बताया जा रहा है, और कुछ टीचर्स भी थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चों को भी बाहिफाजत निकाल लिया गया। बड़ा तेज़ी से वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। एक टीचर अनफॉर्चुनेटली अल्लाह को प्यारी हो गई। तो बिलाल फराज साहब से पूछते हैं, फराज बिलाल साहब से, कि सब ये कैसे हुआ? फराज साहब कुछ थोड़ा बताइएगा कि कैसे ये वाक़या हुआ, कब आप लोगों को इत्तला मिली और किस तरह से ये रेस्क्यू किया गया? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने जो है वो टाइम दिया मुझे, और ये मैं आपको बताऊं कि हमें तकरीबन सुबह जो है वो 12:04 पे कॉल आई एक पर्सन की, जिसका कहना ये था कि खानपुर डैम में एक कश्ती उलट गई है, तो आप फ़ौरन नगर पहुँचें। तो हमने जब उससे एग्जैक्ट लोकेशन पूछी तो वो कहता है कि ये डैम के बिल्कुल सेंटर में हुई है, इस तरह का वाक़या हुआ। तो हमें इत्तला मिली है, तकरीबन विद इन द 2 मिनट्स जो है वो हमारी रेस्क्यू टीम जो है वो उधर पहुँच गई है, क्योंकि हमने ऐसा अपनी लोकेशन जो हमारे ऑफिस की है वो ऐसी है कि डैम हमसे जो है वो बहुत ही नज़दीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये एक बहुत ही एक पॉपुलर टूरिस्ट पॉइंट है, पंजाब भर से भी लोग आते हैं और दिल्ली से भी लोग आते हैं, इसलिए लोकेशन हमने ऐसी डिसाइड की है जहाँ से हम बिल्कुल ईजी और क्विक रिस्पांस हो हमारा। जब हम उधर गए हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन हमने स्टार्ट किया है। ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हमें इस वजह से हुआ है कि काफ़ी सारे लोगों ने तकरीबन ज़्यादातर लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, तो वो बस ऊपर तैयार ही रहे थे। जब हमारी रेस्क्यू टीम पहुंची है उन्होंने उनको फ़ौरन ही उधर से रेस्क्यू कर लिया, मगर एक जो ये फीमेल टीचर थी, जब कश्ती डूबी है तो कश्ती का जो शिप रैक है उसके साथ ये उसमें स्टक हो गई हैं। फिर जो हमारे डाइवर्स हैं उन्होंने ऑपरेशन जो है वो क्विकली स्टार्ट किया और उनको जो है वहाँ से रेस्क्यू किया। साथ ही हमारी मेडिकल टीम ने उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड की है CPR के थ्रू, उनको जो है वो हमने सांस जो है वो उनका बहाल करने की कोशिश की है। उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हमने जो है वो उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया, मगर अनफॉर्चुनेटली वो जो है। अच्छा बिलाल साहब, ये बड़ी आपने जो पूरी बात सुनाई और हमने भी इसको इसलिए शामिल किया कि ये बहुत खुशी हुई ये सुन के कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इतनी जल्दी हुआ कि बच्चों की जानें भी बच गईं। अनफॉर्चुनेटली एक टीचर क्योंकि वो स्टक हो गई, उसकी वजह से वो नहीं बच सकी। बहुत ही एक जो एतमाद है अपने इदारों पर वो इससे बहाल हुआ, ख़ास तौर पर जो लोग वहाँ पर सैर व तफरी के लिए जाते हैं। आप फरमा रहे हैं कि ज़्यादा बचत इसलिए हुई कि SOPs पर
अमल दरामद किया गया। जो लोग कश्ती में बैठे हुए थे उन्होंने लाइफ जैकेट्स पहनी हुई थी। इत्तला आपको मिली, वहाँ पर आपने बड़ा सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि बड़ा स्विफ्टली आप पहुँचे वहाँ पर। खासता अगर कोई लाइफ जैकेट्स ना होती, SOPs पर अमल वहाँ पर ना किया जाता, तो फिर तो बड़ा जो हादसा रूनुमा होने का अंदेशा था। सॉरी, वो वैसा मसला हो गया। जी, आप क्या पूछ रहे थे? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये लाइफ जैकेट्स ना होती जो आपने वहाँ पर SOPs बनाए हैं, अगर उन पर अमल दरामद ना होता तो ये बड़ा वाक़या हो सकता था फिर तो, खुदा ना खास्ता। जी, खुदा ना खास्ता ये तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हमारे लिए भी हो जाती है, क्योंकि पिकनिक स्पॉट है। आए रोज़ जो है वो इस किस्म के वाक़यात वहाँ पे होते रहते हैं, मगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसके हमारे भी उसमें वॉलंटियर जो वो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसमें शामिल हैं, जो कि वक्तन फ़वक्तन जो है वो डैम साइट को विजिट करते रहते हैं और उस हिसाब से SOPs देखते रहते हैं कि सेफ्टी के हिसाब से क्या चीज़ जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, जिसको जो है वो हम इख्तियार कर ले तो हम इस बड़े सानहे से बच सकते हैं। मैं आपको बताऊं, इसमें जो है वो तकरीबन 26 स्टूडेंट्स जो है वो शामिल थे और 8 टीचर्स थे। अच्छा। तो ये SOPs तो क्योंकि इतना पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, तो डायरेक्टर जनरल जो रेस्क्यू 1112 KP के हैं डॉक्टर खतीर अहमद साहब, उन्होंने जो है वो ख़ास इस पे जो है वो नज़र है। उन्होंने कहा है कि भाई जिस किसी भी सयाहती मकाम पर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जहाँ पे भी हो, उसको फुल जो है वो आपने सर तोड़ कोशिशें करनी है और उसको SOPs में मेंटेन करना है। बिल्कुल, मैं समझ गया आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। एक सवाल मैं करना चाहूँगा, ये अंदाज़ा हुआ आपको कि ये कश्ती उल्टी क्यों? क्या वज़न के एक तरफ हो गया या तादाद ज़्यादा थी इसमें स्टूडेंट्स की, वज़न ज़्यादा हो गया, उल्टी क्यों? कुछ ये अंदाज़ा हुआ आपको? अच्छा, ये जो डबल डेकर बोट थी सर, और इसमें जो है वो 34% जो है वो सवार थे। आजकल क्योंकि पानी का लेवल बहुत डाउन हो गया है, जिसकी वजह से जो जजीरे हैं छोटे छोटे वो उभर जाते हैं और उनके साथ जो है वो बाकी रॉक्स भी इनसाइड उसके वाटर होते हैं। तो ड्राइवर को जो बोट चला रहा था उसको ये आइडिया नहीं हुआ, उसने बिल्कुल किनारे पे जब बोट लेकर गया तो नीचे से उसको रॉक हिट किया, जिसकी वजह से बोट जो है वो टूट गई है। इस सूरत जो है वो बोट डूब गई इस तरह से। बहुत शुक्रिया आपको, सबको मुबारकबाद। आपने बड़ी मेहनत से, बड़ी हिम्मत से वो काम किया जो आपके ज़िम्मे था। यकीनन पूरे पाकिस्तान के लिए ये बड़ी इत्मीनान की बात है कि बच्चे महफूज रहे। अनफॉर्चुनेटली एक खातून टीचर जो हैं वो अल्लाह को प्यारी हुई और उसकी वजह थी कि वो जब बोट उल्टी है तो वो उसमें स्टक हो गई, जिसकी वजह से उनके साथ ये वाक़या पेश आया। लेकिन बहरहाल ये जो इतनी जानें बचीं और उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि SOPs को फॉलो किया गया। मैं ये स्टोरी हमने इसलिए भी की है कि थोड़ा सा मरी के साथ इसका हम कंपैरिजन करना चाहते हैं। सदीक साजिद साहब, अगर मरी में भी जो प्लान था, अगर वो SOPs पर अमल दरामद हुआ होता और वहाँ पर भी वो क्रेनें, वो बर्फ़ साफ़ करने वाली मशीनें उस जगह पर होती जहाँ जहाँ उन्होंने होना था, अमला वहाँ पर होता और ज़्यादा गाड़ियों को ना जाने दिया जाता जो SOPs कहते हैं, तो जो मरी है वहाँ पर भी जो हलाकतें हैं उनसे बचा जा सकता है। जी बिल्कुल, और आप वो रिपोर्ट देख लें साने मरी के हवाले से, उसमें यही चीज़ें हैं जिसका आपने जिक्र किया है। और उसके बाद ये जागे भी हैं, अभी देख लें चीफ सेक्रेटरी ने भी फिर दौरा किया और अब उन्हीं SOPs के ऊपर अमल दरामद हो रहा है। मशीनरी भी है, रेस्क्यू वाले भी हैं, पुलिस भी है, इंतज़ामिया भी है। रोज़ाना की बुनियाद पर अब गाड़ियाँ आ भी रही हैं, जा भी रही हैं। 8000 का उन्होंने बोला, उतनी तो नहीं जा रही, लेकिन इसके बावजूद लोग आ जा रहे हैं, उनकी मदद भी की जा रही। अगर ये चीज़ें हम पहले कर दें, यही तो हमारा सबसे बड़ा आलमी है। समी साहब का जब वाक़या हो जाता है तो उसके बाद हम जागते हैं। लेकिन ये अच्छा एक आपने बहुत अच्छा किया हरीपुर वाला जो दिखाया है कि ये अगर अमला उन SOPs पर काम करे मियाँ दाऊद, अभी मरी में फिर दोबारा बर्फबारी हुई है लेकिन सड़कें साफ रही हैं और गाड़ियों की उस तादाद को जाने दिया गया अंदर जितनी उसकी ज़रूरत थी या कैपेसिटी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कोई वाक़या नहीं हुआ। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि सिस्टम जो है वो मौजूद है, थोड़ी सी कोशिश की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी, हमारे बच्चे और हम भी महफूज रह सकते हैं। मियाँ दाऊद जी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है और मैं आपको इस बात की अप्रिसिएशन करता हूं कि आपने जिस तरीके से रेस्क्यू की स्टोरी को टेकअप किया है। ये आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की कि हमारा पाकिस्तान का मीडिया जो है वो इस तरह की पॉजिटिविटी नहीं दिखाता, नेगेटिविटी के ऊपर चलता है।
और साने मरी के हवाले से देखिए, ये तो बात अब वाजिया हो गई और एडमिटेड होगी कि जो मैयर्स आज लिए जा रहे हैं वो मैयर्स अगर उस वक्त लिए होते तो आज बहुत सारे जो बच्चे लोग और ख़ानदान जो है वो उजड़ने से बच सकते। सिस्टम बिल्कुल मौजूद है, इस सिस्टम के पीछे सिर्फ नेक नियति का जो है वो फुकदान है। बिल्कुल आप पाकिस्तान के किसी भी महकमे को, निज़ाम को उठा के देख ले, निज़ाम बहुत अच्छा है लेकिन उसके चलाने वाले जो लोग हैं वो बदनीयत हैं, वो राशि हैं, वो जानबूझकर ऐसी हर्डल जो है वो जो बेसिकली जो गलत काम करता है, जो उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, सजा देने का निज़ाम मौजूद नहीं है। बड़ा आदमी गलत काम करके भी बच जाता है, ये उसकी वजह है। लेकिन जो वहाँ पर मरी में भी जिस तरीके से हुकूमत ने लोगों को तब्दील किया और इंक्वायरी ऑर्डर हुई और फिर उसके बाद ये हरीपुर में बड़ी एक विजिलेंस हमारी रेस्क्यू टीम, बिल्कुल ये एक बहुत ही खुशी की बात है पाकिस्तानियों के लिए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज इन बच्चों की जान बच गई। अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी को महफूज रखे और हमारी जो मुश्किलात हैं वो आसान करे। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।